प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया ये जो सब्जेक्ट था वो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अब तक हम लोगों ने देखा 2022 का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देखे, मॉड्यूल वाइज पूरा डिस्कशन आप लोगों के साथ जो है किए। अब यहाँ पे 2023 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका है एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला है कि अ पर्सन एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन इन सम सेक्टर, कुछ सेक्टर्स में, तो उस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को या क्या कहते हैं। तो अगर कुछ ही समय के लिए अगर कोई पीपल एम्प्लॉयड है, बाकी समय खाली नहीं ठल्ला नहीं है तो बैठा हुआ है, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Which bank takes care of agriculture and rural finance? एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंस को जो है देख रेख करता है कौन सा बैंक है? तो नबार्ड। कौन सा बैंक है? नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। A closed economy is an economy in which नाइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टेक्स प्लेस, ना ही एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट आपका देखने को मिलता है। यानी अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच डज नॉट इंगेज एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी विद आउटसाइड इकोनॉमी। इट मीन्स नो इंपोर्ट्स कम इनटू द कंट्री एंड नो एक्सपोर्ट लीव द कंट्री। तो ये दोनों, ना ही इंपोर्ट होता है और ना ही एक्सपोर्ट आपका होता है। संपदा योजना का जो एम है टू प्रोमोट विच सेक्टर इन इंडिया, तो फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर्स है उसको प्रमोट करने का योजना बनाया गया था, है ना, संपदा योजना। इन विच इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट में फर्स्ट यानी पहली बार जो है इम्प्लीमेंट किया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जो कि प्रोवाइड करता है राशन बेनिफिट्स को अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर। तो वो स्टेट कौन सा था? तो तेलंगाना। सबसे पहले तेलंगाना में यह स्टार्ट किया गया था। भीम, भीम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना, भीम का। इसी जगह पे आपको यूपीआई का भी कई बार फुल फॉर्म पूछ देगा, क्योंकि भीम यूपीआई नॉर्मली एक साथ चलता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। अगला है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? तो पर कैपिटा इनकम। एक व्यक्ति का एक दिन में कितना इनकम हो रहा है, या एक मंथ, मतलब एक एवरेज इनकम पर कैपिटा, मतलब आपका क्या हो रहा है इनकम, उसी को मतलब बताता है। तो पर कैपिटा मेजर करता है एवरेज इनकम जो अर्न किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी कंट्री के अंदर। ये यूज किया जाता है एज ए प्रॉक्सी फॉर स्टैंडर्ड लिविंग एंड वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन। वाइल जीडीपी जो होता है यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और जीएनपी जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। ऐसा नहीं है कि जीडीपी और जीएनपी इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका जो है पर कैपिटा इनकम होगा। दे डू नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट वेल बीइंग इंडिविजुअल सिटीजन्स as they represent the total economic output of a country including income earned by foreign resident and identities। देखो यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी में क्या होता है कि जो फॉरेन से में रहने वाले होते हैं वो भी जो कमा के पैसा देते हैं कंट्री को, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इसलिए इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलप इंडिकेटर होने के बावजूद भी इसको हम लोग मोस्ट
इंपॉर्टेंट लेकर नहीं चलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है बट मोस्टली हम लोग लेकर चलते हैं पर कैपिटा इनकम को, क्योंकि पर कैपिटा इनकम आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री में एक इंडिविजुअल का क्या इनकम है और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, पूरा जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री का उसके अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है एम टू प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइडिंग बैंकिंग अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना टू ऑल सिटीजन्स, जो भी इंडिया के सिटीजन्स है सभी को। अब माइक्रो इंटरप्राइज, जो माइक्रो इंटरप्राइज है वो एक ऐसा इंटरप्राइज है जहां पे जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट और मशीनरी डज नॉट एक्सीड हाउ मच, माइक्रो के बारे में पूछा है तो 1 करोड़, माइक्रो के बारे में पूछा है तो 1 करोड़ आपका हो जाएगा। इको मार्क जो सिंबल है ये रिलेटेड है गुड्स सेफ फॉर इन्वायरमेंट, गुड सेफ फॉर इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है 2 का ए, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट यूनिट ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, साथ ही साथ आपका एक्सप्लेन करना है उसके फीचर के बारे में भी। तो कई सारे क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे ये क्लासिफाई किया जाता है और वेरी करता है आपका कंट्री टू कंट्री, अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया जो है आपका होता है, जिसमें आपका बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स और गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम के बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है, मतलब वो वेरी करता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका माइक्रो इंटरप्राइज की, माइक्रो इंटरप्राइज की, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट के लिए वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है जो कि 1 करोड़ होता है। कितना? 1 करोड़ से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये जो थ्रेशोल्ड है 1 करोड़ ये इंडिया के लिए है, ये अलग अलग कंट्री के लिए ये वेरी आपका करता है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ आपका होता है, ठीक है, हायर इन्वेस्टमेंट होता है थ्रेशोल्ड कंपेयर टू माइक्रो इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस से कम होता है। वही मीडियम इंटरप्राइजेस में बात किया जाए तो 250 करोड़ आपका होता है, इससे कम आपका होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लांट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो कंपेयर किया जाता है इन दोनों से, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से ज्यादा होता है। अगर बात किया जाए टर्नओवर और सेल्स की, तो इसका भी आपका क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि अलग अलग टर्नओवर क्राइटेरिया रहती है, जो कि मैंने आपको, अगर आप मॉड्यूल 4 पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें टर्नओवर वाला भी आपको पता होगा कि कितना टर्नओवर होना चाहिए और कितना आपका जो है इक्विपमेंट पे आपका होना चाहिए। फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए एमएसएमई की, तो साइज और स्केल, ये कई सारे रिलेटिवली स्मॉल साइज और स्केल जो ऑपरेशन होते हैं वो कंपेरेटिवली लार्ज ऑपरेशंस होता है। इसमें फ्यू एम्प्लॉयज होते हैं, लो इन्वेस्टमेंट होता है और स्मॉल मार्केट रीच होता है। लोकल और रीजनल फोकस इस पे जो है ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा इंटरनेशनली नहीं होता है और ना ही ज़्यादा नेशनली होता है, ये रीजनल और लोकल लेवल पे मार्केट में अपनी छाप जो है छोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है हमें देखने को मिलता है एमएसएमई में, जो कि मार्केट कंडीशंस क्या है उसके अनुसार वो अपने आप को जो है चेंज करता है, अडॉप्ट करता है कि अभी मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है और आने वाले समय में क्या चलेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एमएसएमई में क्या होता है कि ये इनोवेशन का हब होता है, कई सारे नए नए तरीकाएं जो है सर्च की जाती है और उसको लोकल मार्केट में लाया जाता है। इसके अलावा फाइनेंस को एक्सेस करने का जो चैलेंजेस होती हैं एक्सेस फाइनेंस ड्यू टू लिमिटेड कोलैटरल और क्रेडिट हिस्ट्री,
कई सारे में जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग ऑप्शन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर एमएसएमई के लिए। इसके अलावा जीडीपी में भी इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ये लोकल एरिया और में ही आपका होता है इसलिए। इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप को भी जो है ये स्टार्ट कर किया जाता है ताकि कंट्री में और एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन सके और इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और ड्राइव हो सके। गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है कई सारे इंसेंटिव, सब्सिडीज और प्रोग्राम्स वगैरह चलाकर ताकि एमएसएमई का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हो सके। जैसे टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, मार्केट एक्सेस दिया जाता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमीज में? द चैलेंजेस इट फेस, कौन से चैलेंजेस ये फेस करता है और इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है एक हिस्टोरिकल प्लेयर्स है, एक तरीके से आप कह सकते हो, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। प्राइमरी जो सोर्स है लिवलीहुड का, वो सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का, वो क्या है? एग्रीकल्चर है। सेक्टर्स कई सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं और कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ग्रोथ को प्रमोट किया जाए और मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट किया जाए। रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन या इंडियाज इकोनॉमी। पहला, एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर जो है लार्ज एम्प्लॉयर होता है इंडिया में, क्योंकि जो प्राइमरी जो लाइवलीहुड होती है ओवर 50% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 50% एग्रीकल्चर क्षेत्र से ही बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, रूरल एरिया से ही। लेकिन धीरे धीरे जो है ये आपका रिड्यूस भी हो रही हैं क्योंकि अर्बन माइग्रेशन जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब कई सारे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं रूरल एरिया में तो कई सारे जो किसान होते हैं वो फिर से जो है अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस कर देता है, मतलब जो अर्बन में जा रहे थे उसको वापस फिर से फील्ड यानी एग्रीकल्चर में लाया जाता है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपका होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी कई सारे फूड आइटम्स जो कि फूड को सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मदद करता है। इसके अलावा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। डिक्लाइनिंग ओवर द ईयर्स इट स्टिल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है में कंट्रीब्यूशन ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंडिया हैज पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल एग्रीकल्चर हब ड्यू टू डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन, है ना। इंडिया में कई सारे क्लाइमेटिक जोन है, बहुत ज़्यादा है, जिसमें से के कारण से जो एक्सपोर्ट्स है फूड ग्रेन्स का वो भी जो है होता है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका कंट्रीब्यूट करता है। चैलेंजेस के बारे में अगर बात किया जाए तो लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और स्मॉल लैंड होल्डिंग और इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण से। लैंड फ्रेगमेंटेशन, जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज होता है वो छोटे होते हैं, जिसके कारण से इनसफिशियंसी और लिमिटेड स्कोप होता है मॉडर्नाइजेशन का, क्योंकि हर किसी के पास छोटे एरिया में या अमाउंट में खेत जो है देखने को मिलता है। इरिगेशन इश्यूज, ऑब्वियसली हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम किसान होते हैं वो मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं और इरिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से सुखाड़ या कई जगहों पे बाढ़ वगैरह की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। मार्केट एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस होता है मार्केट्स का,
क्योंकि लैक ऑफ फेयर प्राइस लीव फार्मर एट मर्सी ऑफ मिडिल मैन, है ना, और ये जो बिचौलिया व्यक्ति होते हैं उसके ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। क्रॉप डाइवर्सिफाई, जो ओवर रिलायंस होता है फ्यू क्रॉप्स को एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्राइस पे दिया जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण से कई सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं और प्राइसेस भी जो है आपका ऊपर नीचे होता है। बात किया जाए इनिशिएटिव्स की गवर्नमेंट का ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और मॉडर्नाइजेशन के पर्पज से, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये सपोर्ट स्कीम्स है, इनकम सपोर्ट स्कीम, जो डायरेक्ट कैश जो है ट्रांसफर करती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, ताकि उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल करने में मदद किया जा सके। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें एक क्रॉप के इंश्योरेंस दिया जाता है ताकि जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको खत्म किया जा सके जो फार्मर के द्वारा फेस किया जा रहा है इन ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज और अनफोर्सिन इवेंट के कारण से। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना, ये फोकस करती है जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको इम्प्रूव करने में, ताकि जो वाटर यूज इफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट किया जा सके। इसके अलावा आपका जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट को, इनेबलिंग करता है फार्मर को कि वो सेल कर सके अपने प्रोड्यूस को एट कंपटीटिव प्राइसेस, जो कंपटीटिव प्राइसेस है उसके ऊपर। मेगा फूड पार्क एंड एग्री एक्सपोर्ट जोन, कई सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट जोन बनाए गए ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज थी उसको रिड्यूस किया जा सके और एग्री प्रोसेसिंग को प्रमोट किया जा सके। सब्सिडीज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर इनपुट पे और क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है फार्मर को एट लोअर इंटरेस्ट रेट थ्रू इंस्टीट्यूशन जैसे नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा क्योंकि आपको इसी वीडियोस में मैंने जो है नबार्ड का बारे में आपका बताया है ना, तो नबार्ड का क्या फुल फॉर्म होता है वो आप चैट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो देखकर कुछ सीख रहे हैं, ऐसा ना कि सिर्फ आप देखते जा रहे हैं उससे किसी तरीके का आपको कोई बेनिफिट जो है नहीं मिल रहा है। अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट है रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी जो है फोकस करती है ताकि नए नए टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस किया जा सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सके। मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन, ये प्रमोट करता है फार्म मैकेनाइजेशन को थ्रू सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट पे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो कल्टीवेशंस है हाई वैल्यू क्रॉप्स उसको इनकरेज किया जाता है और हॉर्टिकल्चर टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप, जो ट्रेडिशनल क्रॉप थे उसके क्या था उसको मतलब क्रॉप जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से ग्रो किए जाते थे उसको पे डिपेंडेंसी को क्या किया गया, कम किया गया। ओके अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तीसरा नंबर, जो कि आपका 2022 में मैंने ये क्वेश्चंस किया करवाया है। 22 में अगर आप बात किया जाए तो क्वेश्चन 4 का ए बी और सी उसमें ये आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिया, तो इसको दोबारा यहाँ पे करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो आप पीछे वाले वीडियोज को जो है आप देख लीजिएगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा। ओके उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 का ए, क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्राइवेटाइजेशन और इशूज रिगार्डिंग डिस इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन और डिस इन्वेस्टमेंट ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
जिसमें ट्रांसफर किया जाता है ऑनरशिप को, और कंट्रोल जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या इंटरप्राइजेज का, वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट आपका होता है। ओके, बात किया जाए प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका है लॉस ऑफ पब्लिक कंट्रोल। पब्लिक का जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी कंसर्न होता है प्राइवेटाइजेशन का वो होता है लॉस ऑफ पब्लिक कंट्रोल ओवर इसेंशियल सर्विसेज और असेट्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था वो प्राइवेटाइज्ड हो जाता है, और जिसके कारण से जो डिसीजंस होती है जैसे प्राइसिंग, सर्विस क्वालिटी और एक्सेस का, वो प्रॉफिट बेस्ड आपका होता है, यानी प्रॉफिट मोटिव से होता है कि भाई हमें प्रॉफिट जो है मिलना चाहिए। इसके अलावा सोशल इक्विटी प्राइवेटाइजेशन में जो है एग्जर्वेट होता है इनकम इनइक्वालिटीज का, और सोशल डिस्पार्टीज भी देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट बेसिस पे काम करती है, ना कि सोशल वेलफेयर के बेसिस पे। साथ ही साथ ये लीड करता है टू रिड्यूस एक्सेस और इंक्रीज करता है प्राइस ऑफ सर्विसेज का, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और यूटिलिटीज का। इसके अलावा जॉब डिस्प्लेसमेंट प्राइवेटाइजेशन के कारण से आपका जो जॉब्स होती हैं उसमें भी जो है कमी आती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है चाहती है कि कॉस्ट कटिंग, मतलब कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है निकलवाया जा सके। इसके अलावा लैक ऑफ कंपटीशंस, कई बार जो प्राइवेटाइजेशंस होते हैं उसके कारण से मोनोपोलीज जो है क्रिएट हो जाती हैं, या ओलिगोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसके कारण से इंडस्ट्री के जो ऑनर्स होते हैं वो हाई बैरियर एंट्री आपका आ जाता है, और यहाँ पे कंपटीशन जो है कम देखने को मिलता है, क्योंकि कोई एक कंपनी, जैसे अभी अगर बात किया जाए, अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो उसमें कई सारे कंपनीज हैं, लेकिन आप जो सिम यूज करते हो उसमें किसका सर्विस अच्छा रहता है? या तो आप एयरटेल यूज करते हो, या तो आप जियो का यूज करते हो, वोडाफोन या आइडिया कम यूज करते हो। क्यों? क्योंकि उसका सर्विस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल अभी भी बना हुआ है। लेकिन मान लो कि सारा कंपनी ठस हो जाए और सर्विसेज अच्छा ना दे, तो आप किसी एक कंपनी का यूज करोगे, और वो उसका फिर मोनोपोली जो है वहां पे बन जाएगा कि भाई हम तो जो प्रोड्यूस करते हैं वो तो बिक ही जाता है, तो क्यों हम जो है ज्यादा मेहनत करें, है ना? हम जो बोलेंगे वो तो सब परचेज करेगा ही, तो वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आती है, जो रेगुलेशंस होता है वो इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं किया जाता है प्राइवेट सेक्टर पे, क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योर करती है प्राइवेट कंपनी को कि लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड सेफ्टी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंज्यूमर राइट्स के अनुसार होना चाहिए, लेकिन कई बार इसका कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फोकसेस, जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पे काम करती है। लॉन्ग टर्म वो नहीं चाहती कि लंबे टाइम में हमको जो है प्रॉफिट मिले। मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो चाहती है कि जितना कम से कम टाइम में हम जो है प्रॉफिट गेन कर लें, प्राप्त कर लें। एसेट अंडर वैल्यूएशन, जो एसेट्स का एक्चुअल जो वैल्यू होता है उसको कम वैल्यू दिखाकर जो है गवर्नमेंट को पेश किया जाता है कि भाई इसका वैल्यू जो है कम है, तो थोड़ा जो है इस तरीके का प्रॉब्लम जो है आपका आ सकता है। इसके अलावा करप्शंस और आपका क्रोनाइजियम देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉस ऑफ स्ट्रेटेजिक असेट्स आपके होते हैं। साथ ही साथ जो रूरल और रिमोट एरिया होता है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। वो चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे जो है हम कंपनीज या कोई भी सर्विसेज जो है स्टार्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट क्या कर सके, प्राप्त कर सके, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड
digital financial service in advanced financial inclusions and what challenges exist in leveraging technology to reach अंडर रिजर्व पॉपुलेशन। जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन को ख़त्म करने के लिए, यानी फाइनेंशियल जो इनइक्वालिटीज़ थी उसके लिए। इसमें कई सारे न्यूमरस बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज जो है अंडर रिजर्व होते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। रोल अगर बात किया जाए टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज का इन एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो सबसे पहला है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस दिया जाए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में अवेयर हो सके और मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का वो यूज कर सके। इसके अलावा रिड्यूस ट्रांजिशन कॉस्ट, जो ट्रांजिशन कॉस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज का, डिजिटल ट्रांजिशन सर्विसेज जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को जो है कम किया जाए, ताकि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज थे उसके कंपैरिजन में, ताकि लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करें या ट्रांसफर मनी करें तो कम से कम मतलब मिनिमम ऑफ द मिनिमम पैसा लगे, और जो पैसा लगता है घर से जो फिजिकल बैंक्स के ब्रांच होते हैं वहां पे जाने में वो ना लगे। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी, टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी रिसोर्सेज को टू अंडर रिजर्व पॉपुलेशन के मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, जो कि इंटरेक्टिव टूल्स और इंफॉर्मेशन होते हैं टू हेल्प इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल लोन्स भी जो है यहाँ पे आसानी से जो है आपका मिल जाता है। इसके अलावा जो सेविंग और इंश्योरेंस होते हैं वो भी आसानी से किया जाता है डिजिटल सेविंग अकाउंट्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे, ताकि एक असेट्स की सेफ गार्ड हो सके और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण से जो भी लॉसेस होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो एक्सेस होता है डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज का वो बहुत ज़्यादा इनेबल करता है देम टू सेव, इन्वेस्ट और बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री, अल्टीमेटली लीडिंग टू इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसीज। चैलेंजेस अगर बात किया जाए लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो डिजिटल डिवाइड जो है स्टिल एग्जिस्ट करता है, जो कि अंडर रिजर्व पॉपुलेशन के लैक ऑफ एक्सेस टू स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेसेसरी डिजिटल लिटरेसी नहीं होने के कारण से कई सारे लोग होते हैं, आबादी इतना ज़्यादा में बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो स्मार्टफोन को यूज नहीं करते। किसी इंसान के पास दो दो तीन तीन स्मार्टफोन है, किसी के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो किसी के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है लेकिन वो उसको चलाने नहीं आता है कि कैसे चलाएं, है ना। जैसे अपने पेरेंट्स के बारे में देखिए, आप में से कई सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे जिनके पास फोन तो होगा, स्मार्टफोन होंगे, लेकिन वो सही तरीके से जो यूज करना चाहिए वो स्मार्टली तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं स्मार्टफोन का। इसके अलावा ट्रस्ट और सिक्योरिटी, कई सारे लोग चाहते हैं कि यार डिजिटल ट्रांजेक्शन में पैसा जो है चला जाता है ना, और इसमें कई सारे फ्रॉडगिरी भी जो है आपको देखने को मिलता है। तो वो फ्रॉडगिरी को देखते हुए लोग जो है इससे जो विश्वास होती है उससे वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा बैंक ही है, बैंक में चले जाएंगे 2 घंटा में काम हो जाएगा, फ्रॉडगिरी में फंस गए तो मेरा सारा पैसा जो है खत्म हो जाएगा, बैंक जो है जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो इससे जो है कई सारे लोग डरते भी हैं, जिसके कारण से ट्रस्ट करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी हैंड्रेल्स, कॉम्प्लेक्स और रिस्ट्रिक्टिव जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो एक हिंडर प्रोवाइड करता है आपका ग्रोथ ऑफ डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज में। इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे रिमोट एरियाज में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर रिलिएबल इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क कवरेज में जो है कमी होता है, जिसके कारण से कई सारे
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिमोट एरिया में नहीं बनाई जाती है। इसके अलावा कल्चरल वेरियल भी आपका होता है और लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग होता है। साथ ही साथ जो डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं ये भी एक मेजर चैलेंजेस होते हैं। कलेक्शन और यूज ऑफ पर्सनल डाटा इन डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज जो कि रेज करता है प्राइवेसी कंसर्न को। ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल डाटा को जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है इन क्रिटिकल टू मेंटेन ट्रस्ट इन दिस सर्विसेज। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पे है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ना, मोड या मॉडल आप कह सकते हो ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में इस मॉडल को आपको बताना है। तो ये 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है पूछा गया था, तो आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है What do you understand by social inclusion? Explain reason explaining why it is important for balancing development of an economy. Social inclusion ये इसका एम होता है कि जो इकोनॉमी में सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ में जो भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है, इक्वल एक्सेस नहीं देखने को मिलता है रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का और पार्टिसिपेशंस का, तो उसको खत्म करने का जो प्रोसेस होता है उसी को जो सोशल इंक्लूजन कहा जाता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, इनइक्वालिटीज और इक्विटेबल नहीं हो पाता है, तो उसको प्रमोट करना, इक्विटेबल को प्रमोट करना, कोहेसिव कम्युनिटी बनाना, ये सारी चीजें आपका काम करना, ये सोशल इंक्लूजन जो है उसका मेन पर्पस आपका होता है। रीजन अगर बात किया जाए कि वाई सोशल इंक्लूजन इज इम्पॉर्टेंट, तो सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है सोशल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि पर कैपिटा इनकम लोगों का क्या है। अगर लोगों का इनकम सही रहेगा, उनके पास इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्शियल अपॉर्चुनिटीज रहेगा, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके अलावा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में इनकम और वेल्थ को लेकर इनइक्वालिटीज है उसको कम करना में मदद करता है। साथ ही साथ जो ह्यूमन कैपिटल्स है उसको इन्हेंस करने में मदद करता है, ताकि जो एक्सेस है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का वो किया जाए, और ताकि जो ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल है कंट्री का वो ज़्यादा अच्छा हो सके, इन्हेंस हो सके। इसके अलावा आपका जो कंज्यूमर बेस होता है उसको भी इंक्रीज किया जाता है, करने की मदद करता है। सोशल कोहेसिव और स्टेबिलिटी को करने के लिए, मतलब उसमें प्रॉपर स्टेबल बनाने के लिए, और जो सोसाइटी अनरेस्ट है उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशंस में भी हमें मदद करता है, ताकि ज़्यादा नया से नया आइडिया जो है सोच सके, जनरेट किया जा सके। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में मदद करती है। साथ ही साथ सोशल कैपिटल में भी हमें जो है सोशल इंक्लूजन हेल्प करता है, ताकि जो इनकम्प्राइजेज ट्रस्ट है, कारपोरेशन और नेटवर्किंग है विद इन सोसाइटी वो अच्छे से डेवलप हो सके। इसके अलावा हेल्थ एंड वेल बीइंग जो कि इंक्लूडेड होता है, मोर लाइकली जो एक्सेस करता है हेल्थ केयर और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी मदद करता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में भी जो है कंट्रीब्यूट करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम टर्म के लिए ये किया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 का ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, what do you contribute to all the growth of industrializations in regions or countries, and how has the growth impacted overall economic development? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालता है ऑन रीजन्स और कंट्रीज वर्ल्ड वाइड में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कंट्रीब्यूशन अगर बात किया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ और क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो सबसे पहला जो प्रोडक्टिविटी होती है
इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंट्रोडक्शन और कई सारे मशीनरी और टेक्नोलॉजी के कारण से इंक्रीज हो जाता है। अर्बनाइजेशन जो है ग्रोथ होता है, कई सारे सिटीज जो है आपके डेवलप होते हैं। इसके अलावा जॉब क्रिएशन भी जो है देखने को मिलता है, जैसे लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएट होता है ताकि एम्प्लॉयमेंट उसे जो है मिल सके। अर्बनाइजेशन में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपका इंक्लूडेड होता है, रोड, रेलवेज, है ना, एयरपोर्ट वगैरह। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, जो स्केल्स है इकोनॉमीज का, वो आपका ज़्यादा होता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं एक इफिशियंटली, जिसके कारण से लो प्रोडक्शन कॉस्ट लगे और लो प्राइस में कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट मिल सके। इसके अलावा ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज करती है फॉर कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स और इंगेज इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा वेल्थ क्रिएशंस भी आपको जो है देखने को मिलता है। टैक्स रेवेन्यू में जो है आपको बेनिफिटेड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, यानी जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू होती है वो बढ़ जाती है। और जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, तो लोग जो है अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से जो सिग्निफिकेंट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है बढ़ जाता है, जैसे पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशंस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, जो कि एक निगेटिव साइड इफेक्ट होता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो रिक्वायर करता है एफर्ट टू एड्रेस सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और एक सस्टेनेबल आपका इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने को लेकर जो है फोकस किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन करेंट इकोनॉमिक कंडीशन। तो करंट सिचुएशन में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अगर रोल बात किया जाए पब्लिक सेक्टर का, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है हमें प्रोवाइड करता है, जो कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को स्टेबल करके इकोनॉमिक को प्रॉपर तरीके से स्टेबल किया जाता है, जैसे मैनेजिंग इन्फ्लेशन, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट और यूजिंग फिजिकल स्टिमुलेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक जो है पब्लिक इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, ब्रिज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और इससे जॉब भी क्रिएट हो सके। इसके अलावा वेलफेयर, है ना, सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेफ्टी नेट थ्रू सोशल प्रोग्राम, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इसके अलावा प्रोग्राम्स चलाती है ताकि जो इनकम इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। इसके अलावा इसेंशियल जो सर्विसेज है सिटीजन्स का, वो प्रोवाइड किया जा सके। रेगुलेशन एंड ओवरसाइट, जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज है वो रेगुलेट करती है इंडस्ट्रीज को, ताकि इंश्योर किया जा सके एक फेयर कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स जैसे नेशनल डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, पब्लिक पार्क वगैरह, दैट प्राइवेट सेक्टर टाइपिकली कैन नॉट और विल नॉट प्रोड्यूस इफिशिएंटली। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जो है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ताकि नए नए टेक्नोलॉजी लाए जा सके और नए इनोवेशंस किया जा सके, जिसके कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बूस्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि सेंट्रल बैंक यानी RBI होता है, वो कंट्रोल करता है ना। इसके अलावा काउंटर साइक्लिक स्पेंडिंग, जो कि इकोनॉमिक डाउन टर्न के दौरान जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उसमें स्पेंडिंग जो होता है, स्टिमुलेट डिमांड वो इंक्रीज कर जाता है और हेल्प करता है आपका बिजनेसेस में और जो वेदर इकोनॉमिक क्राइसिस होती है उसमें।
इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी जो है गवर्नमेंट फोकस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इनोवेशन एंड हेल्थ केयर पे, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेसी में भी जो है गवर्नमेंट नेगोशिएट करके ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग किए जाते हैं, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रमोशन मिल सके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है बिजनेसेस काम ओपन मार्केट में सही से आपका जो है किया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इंक्लूजन्स, गिव रीजंस एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। आप इसी 2023 का ही क्वेश्चन नंबर 6 को आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो, सेम चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। 8 का भी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी एंड हाउ कैन बी इरेडिकेट। पॉवर्टी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल फिनोमेनन है जो कि लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसरी सिटीज और जो अपॉर्चुनिटीज है उसको कंसिडर किया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। इसमें इंक्लूडेड होता है नेसेसिटीज में फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज। जो पॉवर्टी होता है वो मैनिफेस्ट होता है इन वेरियस फॉर्म्स सच एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब पीपल स्ट्रगल करते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए तो उसको जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी, जब पीपल लेस इनकम होता है और रिसोर्सेज होता है अदर देन एवरेज इनकम इन देयर सोसाइटी या अदर देन इन देयर सोसाइटी, तो उसे जो है रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। कैसे खत्म किया जा सकता है पॉवर्टी को? तो इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए, यानी जो पर कैपिटा इनकम है हर व्यक्ति का उसको बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं, क्रिएट किए जाएं, ताकि इनकम जो है बढ़ सके, जिससे के कारण से पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन, सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि लोगों के पास बेटर स्किल्स और नॉलेज हो सके, जिसके बेसिस पे वो अपना काम कर सके, और जब वो अपना काम करेगा है ना, जॉब उसे मिलेगा तो उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा हेल्थ केयर एफोर्डेबल प्राइस में, मतलब कम से कम पैसा में जो है सभी को क्या किया जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए जो गवर्नमेंट है कई सारे प्रोग्राम्स भी लाती है, जैसे आयुष्मान भारत, इस तरीके से और भी कई सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं ताकि एक एफोर्डेबल प्राइस में सभी को मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। इसके अलावा सोशल सेफ्टी नेट है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं या फूड असिस्टमेंट है या कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स है, ये सारी इस्टेब्लिश किए जाए ताकि सोशल सेफ्टी बरकरार रह सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो, जैसे रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज, जिसके कारण से मार्केट में सर्विसेज मिलेंगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगा। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटीज है ना, महिलाओं को और पुरुषों को एक समान समझा जाए, एक समान एजुकेशन दिया जाए, एक समान एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, एक समान हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड किया जाए, ताकि दोनों के बीच में जो बैरियर्स है वो आपका खत्म हो सके। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेस, मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए ताकि हर व्यक्ति का खुद का अकाउंट हो और सभी को माइक्रो लोन मिल सके, सेविंग अकाउंट्स खुल सके इन सभी में। ओके, इसके अलावा लैंड राइट्स और पॉवर्टी ऑनरशिप, सिक्योर और लैंड राइट और पॉवर्टी ऑनरशिप, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो कम्युनिटीज हैं वो वेल्थ को बिल्ड कर सके और क्रेडिट एक्सेस कर सके, साथ ही साथ जो वनरेबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके जो गरीब का है वो। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन्स एड्रेस किया जाए कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे हो रहे हैं और कहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिल रहा है, उसको खत्म किया जाए, चाहे वो जाति वाइज हो है ना, या धर्म वाइज हो या इथिक्स वाइज हो, या जिस भी वजह से आपका इनइक्वालिटीज देखने को मिल रहा है सोसाइटीज में, उसको खत्म करना। इसके अलावा इंटरनेशनल कारपोरेशन आपका जो है ग्लोबल एक एफर्ट लगाना। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 9।
का ए बोला रहा है कि 3 रोल प्लेड बाय आरबीआई। तो 3 रोल कौन कौन से हैं? तो पहला है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर्स है उसको रेगुलेट और सर्विसेज प्रोवाइड करना। साथ ही आपका जो है जो करेंसी है और जो बैंक नोट्स है उसको इशू करना। तो ये 3 लिस्ट है जो कि आरबीआई का रोल है, जिसके बारे में डिटेल में आपका दिया गया। ओके, इसके बाद है आपका डिफाइन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में अगर बात किया जाए तो रेपो रेट जो है रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसको जो है रीपरचेज रेट या सिंपल पॉलिसी रेट कहते हैं। ये जो रेट है होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से लेता है बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज। ओके, जो रेपो रेट है करंट में अगर बात किया जाए तो 6.5% आपका जो है। इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। ये वो इंटरेस्ट होता है एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर एक्सेस फंड जो है देता है सेंट्रल बैंक को इन एक्सचेंज फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट अर्न करने के लेकर। जो रेपो रेट होते हैं लाइक रेपो रेट, जो चेंजेस होता है रिवर्स रेपो रेट में वो इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे इन्वायरमेंट और इन्फ्लुएंस करता है बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटीज को एमंग द बैंक। जो रिवर्स रेपो रेट है ये सर्विसेज सर्च करता है, मतलब सेवा देता है एज ए कम्प्लीमेंट्री टूल्स टू रेपो रेट और हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को जो लिक्विडिटी है इन बैंकिंग सिस्टम उसको मैनेज करने में। When central bank increases the reverse repo rate, अगर रिवर्स रेपो रेट जब जो है बैंक इंक्रीज करता है, it incentives bank to park their excess fund with central bank और reduce the money supply in the economy में जो मनी सप्लाई को रिड्यूस करना रहता है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाता है। इसके बाद अगला टर्म है आपका डिफाइन करना है कंजम्पशन। कंजम्पशन ये एक एक्ट होता है ऑफ यूजिंग गुड्स और सर्विसेज का टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या नीड्स, है ना, जो चाहता है उसको। ये इनकम्पराइज करता है ऑल एक्सपेंडिचर्स जो कि एक इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड या बिजनेसेस या गवर्नमेंट के द्वारा टू acquire and use product and services for various purposes जैसे सस्टेनेंस, प्लीजर, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के पर्पज से। जो कंजम्पशंस है ये 2 तरीके का होता है। एक पर्सनल कंजम्पशंस होते हैं जिसमें ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स होते हैं जैसे कार, अप्लायंसेस, फर्नीचर्स, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट वगैरह। और गवर्नमेंट और बिजनेस कंजम्पशंस जब स्पेंड किया जाता है बाय गवर्नमेंट और बिजनेसेस ऑन गुड्स और सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट इट इंक्लूड्स पब्लिक सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिफेंस। और बिजनेसेस में जैसे परचेज ऑफ इक्विपमेंट, सप्लाईज और अदर इनपुट नेसेसरी फॉर देयर ऑपरेशन। इसके बाद है आपका डिफरेंस बताना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर नेचर ऑफ वर्क जो है वो रिलेटेड होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जो कि डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से होती हैं। इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर में फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। रोल के बारे में बात किया जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को हमें रन करना है तब। इसमें इसमें जो है लेबर इंटेंसिव और डायरेक्ट डिपेंडेबल होता है नेचुरल कंडीशन पे। सेकेंडरी सेक्टर्स इसमें जो है आपका प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को जो प्राइमरी सेक्टर से हमें प्राप्त हुआ है उसको फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स में।
इसमें आपका ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग, रोड्स वगैरह आपका आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपका इकोनॉमी में। साथ ही अगला है टर्शियरी सेक्टर्स। इसमें आपका जो है सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जनरली जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या बिजनेसेस हो या अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बस सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, इंटेनमेंट इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लीगल, अकाउंटिंग वगैरह, है ना। ये मेजर इम्पैक्ट डालता है आपका इकोनॉमी में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब करना है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को जो है हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एक ऐसा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अकर होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। ये एक टेम्पररी और इनवॉल्यूटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है दैट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे ड्यू टू कोई रिसेशंस के कारण से। जैसे अगर बात किया जाए कोविड-19 के कारण से, है ना, कोविड-19 के कारण से कई सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर उन्हें कुछ अलग या कहीं ना कहीं उनका जो है जॉब मिल गया। तो ये एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा। या कुछ ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है टेंड टू इंक्रीज ड्यूरिंग इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन इकोनॉमिक रिकवर्स और एक्सपैंड आपका होता है। जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है ये डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, जैसे स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मोर रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म फैक्टर्स और मिसमैच करता है इन लेबर मार्केट में। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो अगेन 2023 का पेपर में ही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तो उसमें आपका ये चीजें जो है दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस है ये आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि देखिए डेट, जब तक आप अपने कंफ्यूजन्स को हमारे साथ शेयर नहीं कीजिएगा हमें कैसे पता चलेगा। तो एक ही वीडियोस में पूरा जो है मैंने 2023 का आपको ख़त्म कर दिया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। और नोट्स जो है आपको तो दिया गया है ही आपके कोर्सेज में, तो आप जो है इस नोट्स को खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, कुछ और अलग और नए टॉपिक के साथ।